Welcome to Science and Tech Perspective. In this brief session, we will discuss shock waves. This one. Second, sonic boom. And third, infrasonics and their sources, ultrasonic waves, also their sources and applications, reflection of sound, which is called echo, ध्वनि का प्रवर्तन, जिसे हम प्रतिध्वनि कहेंगे, sonar. So let us discuss one by one. एक एक कर हम इसकी चर्चा करेंगे. See first one, shock waves. Okay. Here is the term here, Mach number. आप बात को समझें कि ध्वनि का वेग, स्पीड ऑफ साउंड, मैं जो बोल रहा हूं, द साउंड फ्रॉम मी ट्रेवल्स विथ सम स्पीड. ये ध्वनि किसी खास वेग से आप तक ध्वनि पहुंच रही है. यदि हम इसका टेम्परेचर अभी 22 डिग्री सेल्सियस मान लें, तो ध्वनि जो है आप तक जो पहुंच रही है वो लगभग 336 मीटर पर सेकेंड की चाल से पहुंच रही है. अब मान लें हम कि मैं सोर्स ऑफ साउंड हूं एंड आई स्टार्ट रनिंग, मैं दौड़ना शुरू करूं, बोल भी रहा हूं और दौड़ भी रहा हूं. और यदि मेरा वेग, व्हाट आई मीन टू से, कि सोर्स ऑफ साउंड का वेग अगर साउंड के वेग से ज्यादा हो जाए, ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा हो जाए, तो उस वेग को आप कहेंगे सुपरसोनिक स्पीड. ओके. सुपरसोनिक स्पीड क्या है? कि वह स्पीड जिसमें ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा हो जाए. When the source of sound speed exceeds the speed of sound itself, then the speed of the source of sound is called supersonic speed. Right? और सुपरसोनिक स्पीड के एग्जाम्पल्स हमारे बुलेट, जो बंदूक से गोली निकलती है. नेक्स्ट हमारे हैं क्या है? जेट एयरक्राफ्ट, जो एरोप्लेन वगैरह भी चलते हैं. और ये दो टर्म्स हमारा हुआ, एक क्या है? वी ऑब्जेक्ट यानी सोर्स ऑफ साउंड का स्पीड, और ये क्या है? वी साउंड का स्पीड. दोनों का जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड मैक नंबर. Isn't it? तो मैक नंबर क्या हुआ? इट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एंड द साउंड इटसेल्फ, यानी ध्वनि स्रोत के वेग एवं ध्वनि के वेग का जो अनुपात होता है, दैट इज कॉल्ड मैक नंबर. जाहिर है कि जो अगर हमारा सुपरसोनिक स्पीड होगा तो उसका मैक नंबर 1 से ज्यादा होगा. ये क्लियर हो गया? अब क्या है कि जब सुपरसोनिक स्पीड से कोई सोर्स ऑफ साउंड चलता है या ऑब्जेक्ट चलता है, कोई पिन चलता है सुपरसोनिक स्पीड से, तो वह हाई एनर्जी वेव्स क्रिएट करता है. उस हाई एनर्जी वेव्स को हम कहते हैं शॉक वेव्स. शॉक वेव्स. वेरी क्लियर?
और इस शॉक वेव्स के कारण काफी इंटेंस और लाउड साउंड उत्पन्न होता है, काफी अधिक लाउड साउंड उत्पन्न होता है, काफी एनर्जेटिक साउंड उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं सोनिक बूम। वेरी क्लियर? क्या कहेंगे उसको? सोनिक बूम। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सुपर ऑब्जेक्ट के किसी वस्तु के सुपरसोनिक स्पीड के कारण शॉक वेव्स उत्पन्न हुआ, और शॉक वेव्स के कारण इंटेंस साउंड उत्पन्न हुआ, लाउड साउंड उत्पन्न हुआ, जिसको हम सोनिक बूम कहेंगे। और मैं बता दूं आपको यहां पे कि जो शॉक वेव्स होते हैं, यहां पे लिखा है मैंने कि सुपरसोनिक स्पीड प्रोड्यूसेस एनर्जेटिक वेव्स कॉल्ड शॉक वेव्स, एंड शॉक वेव्स प्रोड्यूस वेरी शार्प एंड लाउड साउंड कॉल्ड सोनिक बूम। और फिर यहां पर क्या है कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो होते हैं और शॉक वेव्स उत्पन्न करते हैं, और वो शॉक वेव से आसपास के जो बिल्डिंग्स को क्षति पहुंच सकती है, खिड़की के कांच टूट सकते हैं। सो द शॉक वेव्स created by the supersonic speeds of an object can damage the buildings or can shatter the glass of the window. Okay. Next, come to infrasonic waves. In fact, हमारे पास लिमिट ऑफ और रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी है। रेंज ऑफ यानी ध्वनि को सुनने की एक सीमा है। यह सीमा कंपनांक के आधार पर है, फ्रिक्वेंसी के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, राइट। तो एक टर्म मैं लिख रहा हूं फ्रिक्वेंसी, और इसका सिंबल मैं दे रहा हूं एन, राइट। यदि इन का वैल्यू 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है? फ्रिक्वेंसी की इकाई है, साइकिल पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ओके। ये जो फ्रिक्वेंसी का रेंज है, इस रेंज में हम किसी को सुनते हैं। humans respond to the sound having frequency ranging between 20 hertz to 20,000 hertz, ओके। अब क्या है, मान लिया जाए कि हमारे पास साउंड है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज से कम है, उसको हम कहेंगे इंफ्रासोनिक, ओके। और हमारे पास साउंड है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, इसको कहेंगे हम अल्ट्रासोनिक। क्लियर हो गया? तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स का, ओके। और इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होगा, क्या मैंने रिपीट किया फिर, फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, और ये जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन बिलो 5 years, एंड एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 हर्ट्ज। यानी जो छोटे बच्चे होंगे जिनका उम्र 5 साल तक होगा, और कुछ एनिमल्स है जैसे डॉग्स है, कुत्ते हैं, वो क्या है, कितना सुनेगा, 25 हर्ट्ज तक। अब हम क्या यहां देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स है। इंफ्रासोनिक वेव्स के कुछ हमारे पास स्रोत है। यह एग्जाम में आता है कि आपके पास ऑप्शंस दे देगा 4, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स के क्या स्रोत हैं। तो मैं बता दूं यहां पे कि राइनोसेरोसिस ये इंफ्रासोनिक वेव्स में कम्युनिकेट करते हैं, फ्रिक्वेंसी नियर अबाउट 5 हर्ट्ज है। उसके बाद वेल्स है, नेक्स्ट एलिफेंट्स है, एंड नाउ अर्थक्वेक्स, भूकंप भी आते हैं। ये भी आपको इंफ्रासोनिक वेव्स ही जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं।
नेक्स्ट कम टू अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स मैंने पहले ही बताया है कि जिनका फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। यहाँ है, आपके देख लें आप। इसके अल्ट्रासोनिक वेव के जो सोर्सेज हैं जो वो है हमारे डॉल्फिन्स, बैट्स, रैट्स, मॉथ्स। और कहा जाता है ना, ये सवाल भी आता है, प्रश्न भी आता है कि चमगादड़ जो है अंधेरे में भी चलता है। बैट्स कैन मूव इन डार्क। तो रीजन यही है कि जब चमगादड़ चलता है, बैट चलता है, तो अपने चलने के दौरान, ठीक है समझ रहे हैं आप, चलने के दौरान वह अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करता है, राइट। और चूंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, वह है v इक्वल वेलोसिटी, n इक्वल फ्रिक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, v क्या है, वेलोसिटी, इसका वेग, वेव्स का ध्वनि का, n क्या है, फ्रिक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, तरंग लंबाई। ओके। और अभी आपने देखा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। जाहिर है कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। यही बात होती है, जब चमगादड़ जब चलता है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करता है। फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का ज़्यादा होने की वजह से वो अधिक दूरी तय करता है 1 सेकेंड में, और नतीजा क्या होता है कि वो फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के लौटता भी है, और बैट्स उसको रिसीव करता है, चमगादड़ उसको रिसीव करता है, और उसके आधार पर क्या है, वो अपने रास्ते को बदल देता है। सो विदाउट एनी ट्रबल्स और द एक्सीडेंट, वो क्या अल्ट्रासोनिक आपका जो है बैट्स जो है वो मूव कर जाता है अंधेरे में भी। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है, यूज है, जो टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। द फर्स्ट यूज जो है आपका इकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी का मतलब हुआ टू टेक द इमेज ऑफ द हार्ट। हार्ट का इमेज लेने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा जैसे लीवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, यूट्रस हुआ और किडनी हुआ। इसके डिफेक्ट को पता करने में, इसका भी इमेज लेने में हम अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं आपका सोनार में। सोनार का मतलब हुआ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक डिवाइस है जिसकी सहायता से समुद्र के अंदर, जल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट यदि है, उनका स्पीड, डायरेक्शन और डेप्थ, वेयर अबाउट पता करने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और इस सोनार में भी वी मेक यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 4, टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स। जैसे अगर किडनी में छोटे स्टोन हो गए तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं उसको और भी छोटा करने में, माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में, so that the stones could be flushed out with the urine, ताकि पेशाब के माध्यम से वो निकल जाए। क्लियर हो गया। ये किडनी में यदि स्टोन हो और स्टोन को, छोटा स्टोन, उस स्टोन को और छोटा करके हम उसको यूरिन के माध्यम से फ्लश आउट करते हैं। सो टू ब्रेक द किडनी स्टोन्स टू बी फ्लश आउट विद द यूरिन। नेक्स्ट कम टू सोनार। जस्ट आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, आर स्टैंड फॉर द रेंजिंग। ओके। ये क्या है, मीन टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ
underground objects using what? Ultrasonic waves, right? और इसका फॉर्मूला है हमारा 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी। एक्चुअली क्या है कि हम मान लेते हो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को समुद्र के किनारा से या समुद्र के अंदर जाकर हम भेजते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और फिर क्या है, जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं समुद्र के गहराई तक, तो फिर वापस जब आता है रिफ्लेक्ट होकर के उसको रिसीव करते हैं। और इस तो क्या है, ध्वनि को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को समुद्र के सतह से गहराई तक जाने में और फिर लौटने में जो समय लगता है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। तो समय निकल गया और पानी में जो ध्वनि का वेग होता है, साउंड का वेग होता है, यह पता है, हम देख सकते हैं किताब के टेबल से। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली होता ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। इससे हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2D हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा ना, जाना और आना डबल दूरी तय करेगा वो। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इन वाटर, पानी में, और टाइम निकाल देंगे जिसकी सहायता से 2D का वैल्यू निकल जाएगा। और देन क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1/2 v इंटू टी। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। v का मान दिया रहेगा, t का मान निकाल देंगे। इसी सहायता से हम पता कर लेंगे कि समुद्र के अंदर किस जगह पर कोई वैली है या फिर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। ओके, ओके, हियर एक चीज हम चर्चा कर सकते हैं, वह है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट। अब और जो रिफ्लेक्टेड साउंड जो होता है उसको हम इको कहते हैं। जो टकरा कर जो ध्वनि लौटती है उसको हम इको कहते हैं, प्रतिध्वनि, राइट। तो क्या है, सपोज करते हैं कि ये ध्वनि जो है, यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये ध्वनि का स्रोत है, सोर्स, और यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो क्या हो गया, यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड गया, ये मैंने साउंड गया और ये सरफेस से टकरा कर फिर लौट गया साउंड, राइट। कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्वनि ऐसे जाए और ऐसे लौटे, ये नॉर्मल है। मतलब कहने का अर्थ हुआ, जो परावर्तन के जो नियम होते हैं कि आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, जो समान तौर से जो परावर्तन के नियम होते हैं वह ध्वनि के लिए भी लागू होता है, राइट। मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लिया जाए कि ध्वनि यहाँ से गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में d दूरी और लौटने में d दूरी, राइट। फिर यहाँ भी यही बात होगी हमारा कि हम 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, d
v इंटू टी। अब क्या है कि यदि हम हवा की बात करते हैं तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने, प्रतिध्वनि का क्या मतलब हुआ कि मैं बोला और ध्वनि टकरा कर लौट गई। आई स्पीक, साउंड ट्रेवल्स, इट स्ट्राइक्स विद द सरफेस एंड इट इज टर्न बैक, टकरा कर लौट गए, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड साउंड, राइट। अब क्या है कि ई को सुनाई पड़ने के लिए इसे होता यह है कि अगर हम कोई भी वर्ड्स सुनते हैं तो वह वर्ड्स का जो अंतिम जो लेटर होता है उसका असर मेरे मस्तिष्क पे, हमारे मस्तिष्क पे, आपके मस्तिष्क पे 1/10 सेकेंड तक रहता है। वेरी क्लियर। द वेरी इंप्रेशन ऑफ द लास्ट अल्फाबेट परसिस्ट फॉर 1/10 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, ध्वनि को जाने में और लौटकर आने में जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वह 1/10 सेकेंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा, वी कैन लिसन द इको, तभी हम प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, राइट। अब हम क्या करें, अगर 22 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं और ऐसी स्थिति मान लेते हैं, यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को फिर लगाते हैं यहाँ CL के 2D इज इक्वल टू V इंटू टी। V हमारा क्या होगा 334 मीटर पर सेकेंड, 334 मीटर पर सेकेंड, कितना 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। और फिर हमारा T क्या है, मैंने बताया आपको 1/10 सेकेंड, ये लेना पड़ेगा इको सुनाई पड़ने के लिए। तो इस तरीके से क्या मिला हमारा, अभी आप देख रहे हैं कि 10 से जब आप भाग देंगे आप, या एज ए रिमेंबर मुझे लगता है कि इट शुड बी 344, 340 नहीं है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो आपका कितना मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू फॉर द 2D का जो मान मिलेगा हमारा कितना मिलेगा, देखिए 10 से भाग दे दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 34.4 क्या मीटर, क्योंकि ये पर सेकेंड है और ये सेकेंड है, कर जाएगा। You will get simply 34.4 मीटर, ओके। एंड दैट्स व्हाई D will be how much, D का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, इट विल बी हाफ 17.2 मीटर। तो याद रखेंगे प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए दो कंडीशंस, एक ये कि टाइम इंटरवल जो होना चाहिए 1/10 सेकेंड होना चाहिए, किसके बीच में, जो ध्वनि जा रही है किसी स्रोत से और टकरा के लौट रही है, देयर शुड बी टाइम इंटरवल ऑफ 0.1 सेकेंड। और सेकेंड क्या होना चाहिए, सेकेंड ये होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर, ध्वनि का स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट। दिस ऑल अबाउट some terms, so called the shock waves, ultrasonics, infrasonics, sonar, reflection of sound. That's all for the day. Thanks for watching the video.